बिल्कुल, अब्बास अरागची ने अमेरिका को नया प्रस्ताव दिया है। सऊदी मीडिया के हवाले से खबर, प्रस्ताव पर बात के लिए पाकिस्तान गए थे अरागची। नए प्रस्ताव पर यूएस का अभी तक कोई जवाब नहीं है, तो अब्बास अरागची की तरफ से अमेरिका को नया प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए भेजा गया, लेकिन अभी अमेरिका के जवाब का इंतजार है। और वहीं ईरान यूएस के बीच फिलहाल एटमी मुद्दे पर बात नहीं, अभी सिर्फ हॉर्मूज नाकाबंदी और हर्जाने पर बात। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए प्रस्ताव दिया, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर। तो एटमी मुद्दे पर बाद में बात का प्रस्ताव, अभी सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, नाकाबंदी और हर्जाने पर बात। और एक और बड़ी खबर, यूएस को ईरान का 3 चरणों वाला नया प्रस्ताव। पहले चरण में लेबनान पर हमला रोकने की बात कही गई, तो दूसरे चरण में होर्मुज पर वार्ता की पेशकश की गई है। तीसरे चरण में परमाणु मुद्दे पर बात हुई है। ईरान के यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। ईरान का यूरेनियम कब्जे में ले लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हथियार को लेकर भी बयान दिया गया। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, परमाणु हथियार को लेकर एक बार फिर से बयान दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इधर ईरान का परमाणु संपन्न होना बड़ा खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने दे सकते हम। परमाणु बम होता तो नहीं बचता इजराइल, मिनटों में इजराइल को मिटा देता ईरान, यह कहा गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान सामने आया। ईरान से अब सिर्फ फोन पर बात होगी, ईरान बात करना चाहे तो कॉल कर सकता है। ईरान के साथ जल्द खत्म होगा संघर्ष, ईरान के साथ जंग में अमेरिका जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। तो ईरान बात करना चाहे तो कॉल कर सकता है। ईरान की अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की मांग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान। होर्मुज से नाकाबंदी हटाए अमेरिका, मसूद पेजेश्कियान की तरफ से यह कहा गया। और अब बात एक और बड़ी खबर की। वार्ता के लिए अपनी शर्तों पर ईरान अड़ा हुआ है। ईरान ने 3 चरण में वार्ता की शर्तें रखी। सबसे पहले स्थायी युद्ध विराम पर वार्ता, तीसरे फेज में परमाणु मुद्दे पर वार्ता। तो अभी दूसरे दौर की वार्ता होनी बाकी है और सबसे पहले स्थायी युद्ध विराम पर वार्ता हो। ईरान की तरफ से कई शर्तें रखी गई। तीसरे फेज में परमाणु मुद्दे पर वार्ता हो, यह कहा गया है। 3 चरणों में बातचीत होनी चाहिए और एक मुद्दे पर इस दौरान बात हो, ईरान का कहना। तो जिद पर अड़ा है ईरान, 3 फेज में वार्ता की शर्त रखी गई। पहला फेज क्या है? लेबनान समेत सभी मोर्चों पर स्थायी युद्ध विराम होना चाहिए, ईरान पर फिर से हमला नहीं करने की गारंटी चाहिए। और दूसरा फेज होर्मुज स्ट्रेट पर, तीसरे फेज को लेकर जानकारी, परमाणु मुद्दे पर हो इस दौरान बात। खास बात यह है कि मुख्य मुद्दा परमाणु मुद्दे पर बातचीत नहीं, इस्लामाबाद वार्ता में परमाणु कार्यक्रम शामिल नहीं होगा और डील के बाद परमाणु मुद्दे पर अलग से बातचीत संभव है। पहले फेज की वार्ता के मुख्य फोकस युद्ध के समाप्ति पर दिया जा रहा है, यानी युद्ध किसी तरह से पहले समाप्त हो और फिर एक कर अलग अलग फेजेस में अलग अलग मुद्दों पर बात होगी। एक और बड़ी खबर, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात करेंगे। वार्ता 2.0 पर हो सकती है पुतिन से बात। पाकिस्तान से रूस पहुंच गए हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। इस वक्त की अपडेट आ रही है और इस दौरे में व्लादिमीर पुतिन से अब्बास अरागची की मुलाकात होगी, बात होगी और अमेरिका के साथ बातचीत को, वार्ता को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है, रणनीति बन सकती है। तो ईरान को पुतिन पावर मिलेगी क्या? रूस में पुतिन से अरागची की मुलाकात होनी है। पुतिन को अपडेट देंगे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। बातचीत की प्रगति पर चर्चा संभव है, कहां तक बात पहुंची है। दूसरे दौर की बातचीत से पहले ये दौरा इसलिए बहुत अहम हो जाता है। अब रूस क्यों जा रहे हैं अब्बास अरागची, ये समझ लेते हैं। अमेरिका पर नए सिरे से दबाव बनेगा।
रूस की मध्यस्थता का प्रस्ताव ईरान रख सकता है। अगर वार्ता में रूस की एंट्री हुई तो फिर अमेरिका को दिक्कत हो सकती है। दूसरे दौर की बातचीत रूस में करवाने की चर्चा भी की जा सकती है। अब रूस ईरान की दोस्ती के बारे में जान लेते हैं। दोनों देशों के बीच गहरे संबंध रहे हैं। युद्ध में ईरान को रूस ने मदद भी दी। ईरान को अहम जानकारियां रूस की तरफ से पहुंचाई गई, ऐसा दावा कई बार किया गया। और ईरानी सेना के पास रूसी हथियार भी रहे। मनीष झा हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, एपिसेंटर अब क्या पाकिस्तान से रूस शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है? और अगर रूस मध्यस्थता कर सकता है, अगर बात बन जाती है, क्योंकि आराक्ची की तरफ से तो कई पॉइंट उठाए जा सकते हैं, तो फिर इसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में अमेरिका पर और अमेरिका ईरान युद्ध पर? बिल्कुल, देखिए, रूस और चीन ने भले ही ईरान को दिखाकर हथियारों की मदद ना की हो, लेकिन जैसा कि चीन की तरफ से सैटेलाइट और युद्ध में दूसरी और तरह से मदद की गई थी, वहीं रूस ने पहला काम तो ये किया कि दुनिया में जो ईरान के पक्ष में एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो क्रिएट किया था। और फिर जैसा कि रूस और ईरान दोनों मिलकर ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाते हैं, तो परमाणु कार्यक्रम में रूस की सीधी सीधी भागीदारी है। और जो तीसरी बात है कि रूस ने पीछे से बहुत से जो ईरान के कार्यक्रम है उसको सपोर्ट किया था, तो रूस पीछे खड़ा रहा। ये बात ईरान दुनिया को जताता रहा है। और अब जबकि ईरान के विदेश मंत्री रूस पहुंचे हैं, तो ईरान इस वक्त अमेरिका पर यह दबाव देने की स्थिति में है कि देखो, मेरे पीछे रूस भी है, मेरे पीछे चीन भी है और मेरे पीछे बाकी दुनिया के देश भी इस मायने में साथ खड़े हैं कि वो मानते हैं कि अमेरिका का जो हमला है वो एक गैर कानूनी हमला है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से कम राजनीतिक और कूटनीतिक भारी सपोर्ट लेकर ईरान वापस जाएंगे। और शायद तब प्रेसिडेंट ट्रंप उतने दबाव देने की स्थिति में नहीं होंगे जितना वो रोजाना धमकाते रहते हैं ईरान को कि हम ये कर देंगे। और मनीष, ऐसा लग रहा है कि ईरान का भी जो विश्वास है मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान से पूरी तरह से उठ गया है। क्योंकि खुले तौर पर जो मोहम्मद रजाई हैं, उनकी जो इब्राहिम रजाई है ईरानी सांसद, उनकी तरफ से कहा गया है कि भाई जो पाकिस्तान है वो मध्यस्थ के तौर पर बिल्कुल मुफीद नहीं है, क्योंकि लगातार वो अमेरिका की भाषा बोल रहा है, उसके पक्ष में बोल रहा है। देखिए, बात तो सही है कि पाकिस्तान का रोल यहाँ पर मीडिएटर का कहीं से नहीं रहा, बल्कि वो अमेरिकन मैसेंजर के तौर पर ही यहाँ पर बिहेव करते दिख रहे थे। और इसको ईरान के कुछ सांसद कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान की सरकार अभी इस वक्त पाकिस्तान पर ज्यादा फोकस नहीं करती। वो मान के चल रही है कि पाकिस्तान भी एक अमेरिकन एजेंट के रूप में बिहेव कर रहा है। और लेकिन इस वक्त जो ईरान की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट के उन देशों को फिर से एक्टिवेट किया जाए। आपने देखा कि ईरान के विदेश मंत्री ने ओमान की यात्रा की थी। ओमान वो मुल्क है जिसने की युद्ध से पहले दो बार मध्यस्थता की थी, और वहीं दूसरी तरफ ओमान पर सबसे कम हमले हुए थे, ना के बराबर ईरान ने हमले किए थे। तो उसके बहाने वो मिडिल ईस्ट कंट्री को दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हमारा झगड़ा आपसे नहीं है, हमारा झगड़ा अमेरिका से था और उसकी वजह से हमने आप पर बमबारी की थी। अगर आप अमेरिकन बेसिस को यहां से चलता करें तो हमारे बीच में कोई पंगा कभी रहेगा ही नहीं। बिल्कुल, यानी कूटनीति के लिहाज से अगर मिडिल ईस्ट उसको भी जब ओमान का दौरा किया तो काफी कुछ ईरान की तरफ से, अब्बास अराक्ची की तरफ से जो बातें हैं वो रखी गई और बताया गया कि आखिर वहां पर अगर हमले हुए तो उसके पीछे की वजह क्या रही। एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचे अराक्ची और महज कुछ ही घंटों के लिए पाकिस्तान गए थे अराक्ची। ये देखिए आप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अराक्ची ने मुलाकात की। पाकिस्तान की ओर से इस बैठक को लेकर कोई भी आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया। पाकिस्तान के बाद रूस रवाना हो गए अराक्ची। तो मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब्बास अराक्ची ने जो दौरा है वो पहले पाकिस्तान गए थे, फिर वो ओमान गए, इसके बाद फिर से वो पाकिस्तान गए और अब रूस पहुंच चुके हैं। तो 24 घंटे के अंदर ही दूसरी बार पाकिस्तान दौरा ईरानी विदेश मंत्री का। 24 घंटे में दोबारा वो गए पाकिस्तान। क्यों गए अराक्ची, ये जान लेते हैं। पहला दौरा कब? 25 अप्रैल को और दूसरा दौरा 26 अप्रैल को। किससे मुलाकात हुई? आसिम मुनीर से इस दौरान उनकी मुलाकात हुई है। अब संभावना क्या है? दूसरे दौर की वार्ता में पेच फंसा हुआ है, अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया आगे रणनीति क्या होगी। अपनी शर्त पर वार्ता करना चाहता है ईरान, अड़ा हुआ है और अपना पक्ष रखने पाकिस्तान अराक्ची गए।
ट्रंप की तरफ से बातचीत का भारी दबाव है। अरागची ने पाकिस्तान को बातचीत की शर्तें सौंपी। पहले दौर में हुई गलती नहीं दोहराना चाहता है ईरान और इस वजह से हो सकता है कि 24 घंटे में दोबारा अब्बास अरागची पाकिस्तान गए, जिससे कि वो अपनी शर्तों को एक बार फिर से आसिम मुनीर के सामने रख सके। और एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान की मध्यस्थता पर ईरान से सवाल उठ रहे हैं। ईरान के सांसद मोहसिन रजाई, उन्होंने पाकिस्तान पर सवाल खड़े किए। पाकिस्तान की मध्यस्थता बतौर मीडिएटर, पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मोहसिन रजाई की तरफ से कहा गया, हमेशा ट्रंप का ही पक्ष लेता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने नहीं बताया ट्रंप अपनी बात से मुकर गए। ट्रंप के बात से पलटने पर नहीं कुछ भी बोला पाकिस्तान। मध्यस्थ पाकिस्तान अमेरिका का मोहरा। ईरानी सांसद इब्राहिम रिजाई का बयान आया सामने। पाकिस्तान डील के लिए ठीक जगह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहा है पाकिस्तान और ट्रंप की हां में हां मिला रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, अमेरिका के खिलाफ कभी भी पाकिस्तान बोलता नहीं एक शब्द। वार्ता में पाकिस्तान का रवैया पक्षपातपूर्ण है। अमेरिका के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही पाकिस्तान के अंदर नहीं। अब क्यों भरोसे के काबिल नहीं रहा पाकिस्तान? वार्ता को लेकर पाकिस्तान की मंशा पर शक है। पाकिस्तान चाहता है वार्ता से ट्रंप मेहरबान हो जाए और वार्ता सफल हुई तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पाकिस्तान को चिंता नहीं है, इसमें पाकिस्तान का भी फायदा। आपको आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर बताते हैं। ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर ने भी यूएस को धमकी दी है। अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर धमकी दी गई। हॉर्मुज स्ट्रेट से जल्द नाकाबंदी हटाए। अमेरिका नाकाबंदी रही तो माइंस नहीं हटाएंगे। अली निगजात का बयान। बाब अल मंदेब को भी बंद करने की धमकी दी गई इस दौरान। तो हॉर्मुज पर नाकाबंदी, टूटेगा ईरान का सब्र। ईरान की जिद क्या है यह आप जानिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। जंग खत्म होने तक हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण जरूरी है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर अली निगजात की तरफ से धमकी दी गई। और हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी हटाए अमेरिका। निगजात ने यह भी कहा, जब तक यूएस की नाकाबंदी तब तक माइंस नहीं हटेगी। हॉर्मुज नहीं खुला तो फिर बाब अल मंदेब बंद करेंगे। दुनिया की 25% अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। मुस्तफा खामनेई के कहने पर नए युद्ध का संकल्प लिया गया। निगजात की तरफ से यह कहा गया है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, हालात किस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? कभी तो लगता है कि जो ईरानी डेलीगेशन है वो जब पहुंचा तो लगा कि अब तो बातचीत होने वाली है दूसरे दौर की, लेकिन इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। नई शर्तें रख दी गई हैं अमेरिका के सामने। उधर पाकिस्तान की मध्यस्थता को लेकर, यानी कि जो वेन्यू पॉइंट है उसमें ही गड़बड़ी है यह कहा गया। और हॉर्मुज को लेकर तो टकराव बना ही हुआ है। कहां हालात बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए स्थिति और अधिक जटिल होती जा रही है इस मायने में कि आप देखिए कि क्या दिलचस्प स्थिति है कि जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त ईरान ने कहा था कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर रहे हैं ताकि दुनिया को इसका असर समझ में आए। लेकिन अब देखिए, अब अमेरिका ने जब बंद कर दिया तो ईरान कह रहा है कि उसको खोलो, उसको खोलो। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस वक्त ईरान ने सोचा था कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करेंगे तो हम तय करेंगे कि यहाँ से कौन सा जहाज जाएगा और कौन सा जहाज नहीं जाएगा, और उसमें मेरा भी जहाज जाएगा। आज की तारीख में जो अमेरिकन ब्लॉकेड है, अमेरिकन ब्लॉकेड होने की स्थिति में अब अमेरिका तय कर रहा है कि कौन सा जहाज जाएगा और कौन सा जहाज नहीं जाएगा, और वो इंश्योर कर रहा है कि ईरानी जहाज किसी भी हालत में आ जा ना सके। क्योंकि ईरान को भी कुछ सामान मंगाने हैं, कुछ सामान तेल अपना भेजना है, वो कर नहीं पा रहा। इसीलिए ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पहले खुले फिर हम बात करेंगे। क्योंकि अमेरिका ये ब्लॉकेट अभी खोलने नहीं जा रहा, तो वैसी स्थिति में ईरान की तरफ से ये दबाव बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है और वार्ता की एक शर्त भी रखी जाए। रही बात पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान डे वन से ही सस्पिशियस रोल में रहा था। ये बात ईरान को पता था कि पाकिस्तान में जब वो बातचीत करने जा रहे थे तब तो उनको जान का खतरा तक था कि जब मैं पहुंच रहा हूं या वापस लौट रहा हूं, तब भी ईरानी डेलीगेशन को ये लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान पर आप भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के जनरल मुनीर जब गए थे ईरान, तो भी ईरानियन सरकार को यह लगा था कि यहां पर जनरल मुनीर जासूसी करेंगे बजाय मीडिएशन करने के। और यही वजह है कि आप देखिए कि पाकिस्तान को एक अमेरिकन एजेंट के तौर पर, एक अमेरिकन कुरियर के तौर पर, मैसेंजर के तौर पर ईरान की सरकार, ईरान की डेलीगेशन अभी ले रही है और उसके जरिए बस केवल मैसेज का आना लेन देन कर रही है। बस एक दिक्कत यही हो रही है कि पाकिस्तानी अपने फितरत से बाज नहीं आ रहे हैं और वो मैसेज जो लेन देन हो रहा उसमें भी वो एडिट कर दे रहे हैं, उसमें भी वो बदलाव कर दे रहे हैं। उनको लगता है कि इसी के बहाने उनके
होटल में कुछ इवेंट हो जाए। तो और उस बात को लेकर अमेरिका और ईरान दोनों पाकिस्तान पर बेहद खफा है। बिल्कुल मनीष, और उसका असर देखने को मिल रहा है कि नाराजगी है ईरान में, और अब हो सकता है कि वार्ता पाकिस्तान में ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ईरान की तरफ से तो धमकी दी जा रही है, बाब अल मंदेब को भी ब्लॉक किया जा सकता है, उसका असर और भी ज्यादा भयावह होगा। पाकिस्तान में यूएस ईरान वार्ता की संभावना कम है। इस्लामाबाद में रेड जोन हटाया गया है। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने ऐलान किया, शांति के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। इशाक डार की तरफ से ये कहा गया है। तो पाकिस्तान में यूएस ईरान वार्ता को लेकर बड़ी खबर, यूएस ईरान वार्ता की संभावना पाकिस्तान में कम। इस्लामाबाद में रेड जोन हटाया गया। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने किया ऐलान। इधर ईरान यूएस वार्ता पर पाकिस्तान का बयान, यूएस वार्ताकारों की पाकिस्तान आने की संभावना है नहीं। विटकॉफ, कुशनर फिलहाल पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये बात पाकिस्तान ने भी कंफर्म कर दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और जहाज जब्त किया गया है। आईआरजीसी ने जहाज एपामिनोडास जब्त किया है। जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। ईरानी मीडिया ने यह वीडियो जारी कर बताया एक और जहाज को जब्त कर लिया गया है। इधर ईरान की सड़कों पर उतरी महिला ब्रिगेड, हथियार के साथ ईरानी महिला ब्रिगेड का मार्च में छोटी छोटी बच्चियां भी हथियारों के साथ नजर आई हैं। और मोहम्मद कालिबाफ ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। बाब अल मंदेब को बंद करने की चेतावनी। एक और चेतावनी बाब अल मंदेब से जुड़ी। कालिबाफ ने एक्स पर कोड वर्ड में पोस्ट किया। ये देखिए, ये एक्सपोस्ट है। कोड वर्ड्स में इसमें जानकारी दी गई है, जैसे कि सप्लाई कार्ड इज इक्वल टू डिमांड्स कार्ड। क्या मतलब है इसका? बाब अल मंदेब को ब्लॉक करने की चेतावनी इसके जरिए एक बार फिर से दी गई है कालिबाफ की तरफ से। और देखिए मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की धमकी क्या है, इसको डिकोड करते हैं। सप्लाई कार्ड्स मतलब हॉर्मुज बंद होने से दुनिया पर आंशिक असर पड़ रहा है। बाब अल मंदेब बंद होने से बढ़ेगा ग्लोबल संकट। तो यह हम आपको बता रहे हैं बिग वॉल के जरिए। सप्लाई कार्ड्स को आप समझ रहे हैं। बाब अल मंदेब बंद होने से बढ़ेगा और ज्यादा ग्लोबल संकट। खाड़ी देशों में तेल पाइपलाइन पर भी हमला किया जाएगा। इसके अलावा बात डिमांड कार्ड्स की, जिसका जिक्र किया गया है। तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हो सकता है, और यूएस सप्लाई से तेल की मांग पूरी नहीं। ईरान के पास सप्लाई रोकने की क्षमता है। समर वेकेशन का मतलब क्या है? गर्मी तक हॉर्मुज बंद रहा तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तरह से दुनिया को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश है। गर्मी के मौसम में तेल की मांग बढ़ेगी। इतना ही नहीं, समर वेकेशन के लिए यूएस में गैस की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, ये भी मतलब निकाला जा रहा है। मध्यावधि चुनाव में ट्रंप की परेशानी भी इससे ज्यादा बढ़ सकती है, जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एक्सपोस्ट ये लिखा गया था, जिसके जरिए बताने की कोशिश यही की गई है कि आने वाले दिनों में बाब अल मंदेब को ब्लॉक किया जा सकता है और इसका असर भयानक होगा। चीन की कंपनी से ईरान को बड़ा झटका। एक और बड़ी खबर, चीन की कंपनी का ईरान से व्यापार से इनकार। हिंगली पेट्रोकेमिकल के ईरान के साथ ट्रेड से इनकार किया। दरअसल हिंगली पेट्रोकेमिकल, जो कि चीन की कंपनी है, उसने ईरान के साथ ट्रेड से इनकार किया है, और यूएस प्रतिबंधों की वजह से हिंगली पेट्रोकेमिकल ने यह निर्णय लिया है। इधर जिनपिंग से मुलाकात के पहले ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान की मदद कर रहा है चीन को ईरान की मदद ज्यादा नहीं। चीन का रवैया इससे भी बुरा हो सकता था। समंदर में अमेरिका का एक और शक्ति प्रदर्शन। अमेरिकी बेड़े में शामिल हुई यूएसएस इडाहो, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली फास्ट अटैक सबमरीन है यूएसएस इडाहो। तो यूएसएस इडाहो को शामिल किया गया है। अमेरिकी बेड़े में यूएसएस इडाहो को शामिल किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फास्ट अटैक सबमरीन है इडाहो। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका से जापान पहुंची तेल की पहली खेप। 91,000 बैरल तेल अमेरिका से जापान पहुंचा। मिडिल ईस्ट से बाधित थी जापान की तेल सप्लाई। जापान का 90% तेल मिडिल ईस्ट से ही आता है। एक और बड़ी खबर, एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल हटाए जा सकते हैं। काश पटेल पर भी किसी भी वक्त फैसला संभव है। व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, काश पटेल पर किसी भी वक्त फैसला संभव।
और बड़ी खबर, यूएई में इजरायली आयरन डोम भी तैनात किया गया। यूएई में इजरायल ने सैनिक भी तैनात कर दिए हैं। खुफिया तौर पर इजरायल ने की है तैनाती। पहली बार विदेश में तैनात हुआ इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। तो यूएई में इजरायल का आयरन डोम सिस्टम तैनात किया गया है। ईरानी खतरे के बीच आयरन डोम से यूएई की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की गई है और पहली बार इजरायल से बाहर आयरन डोम तैनात किया गया है। इजरायल ने आयरन डोम के साथ सैनिक भी यूएई भेजे हैं। युद्ध के दौरान यूएई पर 550 मिसाइल से हमला किया गया। ईरान ने करीब 2200 ड्रोन से यूएई पर अटैक किया। क्यों अहम है आयरन डोम, ये भी जान लेते हैं। इजरायल का पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, यूएई के लिए रणनीतिक लाभ वाली तकनीक है और ईरान से आने वाले ड्रोन मिसाइल हवा में नाकाम करने में आयरन डोम सक्षम है। अब सवाल की क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने वाला है और ईरान के टारगेट पर खाड़ी के अमेरिकी सैन्य बेसिस होंगे और इन्हीं को बचाने के लिए इजरायल की तरफ से तैनाती की गई। और देखिए एक और बड़ी खबर, कतर के प्रधानमंत्री की सऊदी के विदेश मंत्री से बात। अमेरिका ईरान सीजफायर पर चर्चा हुई है। क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी हुई है बात। मध्यस्थता की कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया गया। बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर हुई है बात। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और कीर स्टारमर की बात हुई है। हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू की जाए। कीर स्टारमर ने कहा तुरंत आवाजाही शुरू होनी चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान इससे हो रहा है। दोनों के बीच फोन पर हुई है बात। और एक और बड़ी खबर, जंग की वजह से ब्रिटेन में महंगाई बढ़ सकती है। आपातकालीन योजनाओं में तेजी ला रहा है ब्रिटेन। जंग खत्म होने के बाद भी रहेगा प्रभाव। स्थिति सामान्य होने में अभी 8 महीने का वक्त लग जाएगा। और एक और बड़ी खबर, इजरायल डिफेंस फोर्स की जासूसी में ईरान जुटा हुआ है। इजरायली एयरफोर्स के 2 टेक्नीशियन गिरफ्तार। ईरान के लिए जासूसी का आरोप है। फाइटर जेट और सैन्य ठिकानों की जानकारी मुहैया कराई। इजरायली एयरफोर्स के 2 टेक्नीशियन गिरफ्तार। ईरान के लिए जासूसी का आरोप इन पर है। तो आईडीएफ में ईरान की घुसपैठ। खबर क्या है, इजरायली एयरफोर्स के 2 टेक्नीशियंस पर जासूसी का आरोप लगा। टेल नॉफ एयरबेस पर तैनात थे दोनों टेक्नीशियन। F-15 एयरक्राफ्ट के मैकेनिक के तौर पर यह काम करते थे। क्या है आरोप, फाइटर एयरक्राफ्ट से जुड़ी जानकारी भेजी गई, मिलिट्री ट्रेनिंग और सैन्य ठिकानों की सूचना दी गई। एयरबेस पर एक कंट्रोल टावर की तस्वीरें भेजी। ईरानी हैंडलर्स ने आईएफ चीफ की हत्या करने को कहा। इजरायली सैनिक ने कोशिश करने की बात भी कही। और एक और बड़ी खबर, पेंटागन नेटो सहयोगियों को सजा देने के अब विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद ना करने वालों को सजा दी जाएगी। इसमें स्पेन, ब्रिटेन, इटली के खिलाफ पेंटागन रणनीति बना रहा है। रॉयटर्स के हवाले से यह बड़ी खबर। तो क्या नाटो देशों पर पेंटागन का एक्शन देखने को मिलेगा? रणनीति क्या तैयार की जा रही है और क्या है खबर? कुछ नाटो देश पर अमेरिकी एक्शन संभव है। ईरान जंग में साथ ना देने वाले देशों पर एक्शन लिया जा सकता है। पेंटागन कार्रवाई पर विचार कर रहा है और किन किन देशों ने साथ नहीं दिया था ये भी आपको याद दिलाते हैं। स्पेन हवाई क्षेत्र अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए बंद किया, मदद नहीं दी थी। सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति भी नहीं दी गई थी इस दौरान। अब बात इटली की, एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया था इटली ने इस दौरान और यूएस हथियारों को ले जाने वाले विमान भी रोक दिए थे। अब बात यूके की, यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो सीधे सैन्य हमले में शामिल होने से इनकार किया गया था, डायरेक्ट इंक्लूड नहीं हुआ था। डिएगो गार्सिया बेस के इस्तेमाल पर भी तनाव बढ़ गया था। इतना ही नहीं, फ्रांस, अमेरिका ईरान युद्ध को आबाद बताया गया। हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे, जिसको लेकर अब पेंटागन की रणनीति तैयार हो रही है। नाटो देशों पर एक्शन लिया जा सकता है। अब खबर अफ्रीकी देश माली से। आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अफ्रीकी देश माली से जुड़ी बड़ी खबर की। भीषण हिंसा हो रही है। राजधानी में अल कायदा से जुड़े गुट का हमला, आतंकियों और सुरक्षा बलों में भीषण जंग। माली के कई इलाकों में तनाव, कई सैनिकों की मौत की आशंका। आतंकियों और सुरक्षा बलों में भीषण जंग जारी है। ये देखिए तस्वीरें, कई इलाकों में तनावपूर्ण हालात।
और देखिए माली में जो हमला हुआ है इसको लेकर बड़ी खबर। माली के रक्षा मंत्री कामारा की हत्या कर दी। फिदायीन हमले में मारे गए सादियो कामारा सुरक्षाकर्मी समेत 2 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। रूस के प्रमुख सहयोगी माने जाते थे कामारा। तो आप देखिए माली में हालात काफी ज्यादा खराब है और ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। फिदायीन हमले की खबर है। कई इलाकों में एक साथ इन हमलों को अंजाम दिया गया है। ये देखिए आप, राजधानी में अल कायदा से जुड़े गुट का हमला हुआ। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में भीषण जंग हुई है। माली के कई इलाकों में इस वक्त तनाव है और जो रक्षा मंत्री है कामारा, उनकी भी हत्या की गई फिदायीन हमले में। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तरी माली में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है। JNIM से जुड़े विद्रोहियों ने यहां पर अटैक किया। हेलीकॉप्टर में मौजूद सैनिकों की मौत। हेलीकॉप्टर में अफ्रीका कोर के सैनिक सवार थे। ये देखिए तस्वीरें। JNIM से जुड़े विद्रोहियों ने यहां पर हमला किया, तबाही मचाई। कई तस्वीरें भी इससे जुड़ी सामने आई हैं। हेलीकॉप्टर में मौजूद सैनिकों की मौत की जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर में अफ्रीका कोर के सैनिक सवार थे। और माली के विद्रोही गुटों के काफिले पर हमला हुआ। अलकायदा से जुड़े विद्रोहियों पर भीषण हमला किया गया। हमले में 1000 से ज्यादा विद्रोही के मारे जाने का दावा। 100 से ज्यादा सैन्य उपकरण तबाह हुए हैं। रूस की अफ्रीका कोर ने निशाना बनाया। वहीं माली में विद्रोही गुटों पर रॉकेट से अटैक किया गया। अफ्रीका कोर ने हेलीकॉप्टर से रॉकेट बरसाए। विद्रोही गुटों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। विद्रोही गुट के ठिकाने तबाह किए गए। अफ्रीका कोर ने हेलीकॉप्टर से बरसाए बॉम्ब और विद्रोही गुटों के ठिकानों पर हमले। तो इजरायल ने लेबनान से युद्ध विराम तोड़ा। इजरायली हमले में 14 की मौत और 37 घायल। दक्षिण लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक। दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में भीषण बमबारी की गई है। इस हमले के बाद कफर तेबनित में तबाही का मंजर भी देखने को मिला। बर्बादी के निशान नजर आए। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने हमला किया। आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्च साइट पर बम बरसाए। हथियार डिपो पर भीषण अटैक किया। इजरायल डिफेंस फोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमला। घायल सैनिक को ले जाते समय अटैक। हिजबुल्लाह की इजरायल डिफेंस फोर्स पर बमबारी। दक्षिण लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स का रेस्क्यू जारी था। इसी दौरान हमला किया जाता है और घायल सैनिक को ले जाते समय ही यह अटैक किया जाता है। लेबनान के नबाती में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई। आईडीएफ ने इमारत को निशाना बनाया। हमले में कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई। तो लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स ने सोलर पैनल तबाह किए। बिजली आपूर्ति रोकने के लिए सोलर पैनल तोड़े गए। आपको बता दें हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजरायल डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक जारी है। बिजली आपूर्ति रोकने के लिए कार्रवाई यहां पर की गई। इधर लेबनान में आईडीएफ ने सोलर पैनल को तबाह किया। बिजली आपूर्ति रोकने के लिए सोलर पैनल तोड़े गए और इन सब के बीच हिजबुल्लाह की इजरायल को बड़ी धमकी। आईडीएफ के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं। इजरायल की दूरी हमारे लिए मायने नहीं रखती और ये वीडियो जारी किया गया। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके आईडीएफ को धमकी दी।